हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक 1.11 की तरफ, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर नेशनल इनकम किस प्रकार से कैलकुलेट करी जाती है उसको समझते हैं। बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं उसको कैलकुलेट करने के, निगाह डालते हैं पे आराम से। सबसे पहले तो आप ये समझो 3 फेजेस इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। 3 तरह के फेजेस होते हैं नेशनल इनकम के सर्कुलर फ्लो में। एक होता है प्रोडक्शन मेथड, एक होता है इनकम मेथड, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। यानी कि कुछ नहीं है, ये जो 3 फेजेस इन सर्कुलर फ्लो है मतलब 3 तरह के मेथड है, 3 टाइप के मेथड हैं। कौन सा मेथड कब यूज़ होता है, किसके अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट आते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे क्लियर हो जाएंगी आपको। इसके बाद नेशनल इनकम, जब भी आपसे कोई भी स्कूल का बच्चा ट्यूशन पढ़ने आए, कॉलेज का कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ने आए, किसी भी लेवल का कोई पर्सन आपसे नेशनल इनकम को समझने आए, तो आप ये मत बोलना उससे मैं उसको कुछ पढ़कर बताता हूँ या बताती हूँ, मुझे थोड़े दिन का टाइम दो। आप क्योंकि उससे ज़्यादा ही जानोगे, और यूपीएससी का भी कोई पूछे तब भी आप उसको पढ़ा सकते हो आराम से नेशनल इनकम का चैप्टर। ये जो तीनों मेथड्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं 3 इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट को, नेमली प्रोडक्शन। यानी कि प्रोडक्शन मेथड ये देखता है जनरेशन ऑफ इनकम कितनी हुई है देश में 1 साल में। दूसरा जो है ये है एक्सपेंडिचर, वो ये देखता है इनकम कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, और डिस्पोजिशन इनकम यानी कि एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। अभी समझाता हूँ, ये डायग्राम है तीनों का तीनों, अभी समझ में आ जाएगा। तो कैसे होता है ये गुड्स की प्रोडक्शन और सर्विसेज की प्रोडक्शन जो होती है वो एक कंबाइंड एफर्ट्स होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। जैसा कि हमें पता है करोड़ों बार अनगिनत बार इस चीज़ को हम समझ चुके हैं चैप्टर के अंदर। यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज मिलके ही किसी गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं इकोनॉमी के अंदर। जो नेट आउटपुट निकल कर आता है, यानी कि ये तो हो गया इनपुट, इसकी वजह से कोई ना कोई गुड और सर्विस प्रोड्यूस होगा। नेट आउटपुट जो निकल कर आता है, इट इमर्जेस फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस विच गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज रीम्यूनरेशन। यानी कि इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से फैक्टर ऑफ इनकम या फिर मनी इनकम जनरेट होती है। लैंड से रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल से इंटरेस्ट और एंटरप्राइज को प्रॉफिट। ये पहुंचता है अमंग्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रोडक्टिव सर्विस दी होती है गुड की प्रोडक्शन में। गुड को इनपुट ये लोग थे और आउटपुट यानी कि गुड और सर्विस बनाने के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया था, अपनी सर्विस दी थी। तो हम ये कह सकते हैं, जब भी इकोनॉमी के अंदर, पढ़ चुके हैं वैसे भी इसको, कोई नई बात तो है नहीं, जब भी इकोनॉमी के अंदर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है, हर प्रोडक्शन अपने लिहाज से एक इनकम जनरेट करती है। जो प्रोडक्शन फ्लो होती है इकोनॉमी में, उसकी वजह से इनकम फ्लो भी होती है। यानी कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, बनाने वाले, इसका मतलब लोग उतने ही ज़्यादा उसमें यूज़ हुए हैं। जितनी ज़्यादा सर्विस जनरेट होगी, इसका मतलब सर्विस बनाने वाले लोग उतने ज़्यादा यूज़ हुए हैं। इसका मतलब उतनी ही मात्रा में इनकम मिलेगी। यानी कि 10 लोगों ने अगर 10 गुड बनाए हैं, तो इसका मतलब 10 लोगों तक इनकम पहुंच रही है। तो हो गया ना इक्वल 10 लोग और उनकी 10 लोगों की इंडिविजुअल सैलरी। हर एक प्रोडक्शन यानी कि इनकम जनरेट करती ही करती है। विद दिस इनकम, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जब घर में सैलरी आती है वो लोग भी अपना गुड्स परचेज करते हैं और सर्विस वगैरह में पैसे लगाते हैं। बच्चों को स्कूल भेजना, अपने गाड़ी साफ़ करवाना, या फिर काम वाली से पोंछा वगैरह लगवाना, अपने फ़ोन का बिल भरना, इंटरनेट का बिल भरना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना, पार्किंग के पैसे देना, पेट्रोल भरवाना, वो अलग अलग सर्विसेज वगैरह के लिए, मतलब वो जो भी चीज़ होती है, तो वो चीज़ वो घर वाले भी खर्चा करते हैं जब उनके पास सैलरी आती है फाइनल कंजम्पशन के लिए, और कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के लिए। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर भी क्रिएट करता है। यानी कि प्रोडक्शन हमेशा जनरेट करती है इनकम, और इनकम से एक्सपेंडिचर निकल कर आता है, क्योंकि जिन्होंने गुड्स को प्रोड्यूस करा था उनको मिलती है सैलरी। जिनको मिलती है सैलरी वो खर्चा करते हैं किसी ना किसी अपने गुड्स और सर्विसेज की प्राप्ति पर फर्दर। तो इनकम फ्लो की वजह से एक्सपेंडिचर फ्लो निकल कर आता है। यानी कि यही है डायग्राम, यही है ये जो मैंने बोला, इसका मतलब यही है। इन दिस वे इनकम जनरेट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है और स्पेंड होती है। देखो प्रोडक्शन में इनकम जनरेट हो रही है, इनकम वाले बीच में जो मैंने बनाया लेवल 2, इसमें जिसने प्रोड्यूस करा था उसको मिल रही है। फिर उनके घर पे जब सैलरी आ रही है तो वो खर्चा कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, और यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है,
एक बात राइटर आपको बता रहा है यहाँ पर, सर्कुलर फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इट डज नॉट हैंड ईयर। यहाँ पर यानी कि आप वो कह रहे हैं कि ऐसा मत समझना है जो सर्कुलर है कि प्रोड्यूस हुई, इनकम जनरेट हुई, लोगों ने खर्चा करा और ये लूप जो है पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, नहीं। क्योंकि एक्सपेंडिचर जो होता है वो फर्दर राइज देता है फर्दर प्रोडक्शन को। आपने पैसा यानी कि कोई गुड प्रोड्यूस हुआ, एक बंदे को मिली सैलरी करके वो फर्दर बाजार से गुड्स और वो लेकर आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात जब दुकानदार तक पैसा पहुंचेगा तो वो अपनी दुकान पर राशन वगैरह उससे मंगवाएंगे। जो रिटेलर, जो होलसेलर, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो उनको सामान देने आए हैं, उनको अपना कैश पेमेंट मिलेगा। वो फैक्ट्री तक लेकर जाएंगे इस बात को कि लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं आपके चिप्स की, आपके टूथब्रश की, आपकी चॉकलेट्स की, आपकी बिस्किट की, आपकी सर्विस की, ठीक है। तो वो चीज़ और भी ज़्यादा फर्दर प्रोडक्शन कैरी आउट करता है। इन शॉर्ट, प्रोडक्शन जनरेट करती है इनकम एक्सपेंडिचर क्रिएट करता है और एक्सपेंडिचर फिर से एक नई प्रोडक्शन को बर्थ देती है। 10 इनकम जो ओरिजिनेट होती है प्रोडक्शन यूनिट्स में यानी कि फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री वगैरह, वो अल्टीमेटली घूम फिर कर वापस आ जाती है, क्योंकि लोग खर्चा करते हैं, जिनको इनकम मिली होती है वो भी एक्सपेंडिचर पर खर्चा करते हैं, गुड्स और सर्विसेज पर, यानी कि फैक्टर ओनर्स भी, बाय फैक्टर ओनर्स जिन्होंने प्रोड्यूस करा होता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो कोलगेट वगैरह या कोई भी चिप्स वगैरह बना रहा है वो सारी कंपनी में तो काम कर नहीं सकता बंदा। एक फैक्ट्री में किसी गुड या सर्विस को प्रोड्यूस करने में बंदा काम कर रहा है, MRF के टायर बना रहा है, कोई गाड़ी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, उसको जब सैलरी आएगी वो बाजार से राशन भरवाता तो है, हज़ारों तरह की चीज़ें लेता है, उसके बच्चों को, बीवी को हज़ार तरीके के शौक होते हैं, वो मॉल जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, कोई ज्वेलरी खरीद रहा है, कोई लिपस्टिक खरीद रहा है, कोई नायका का मेकअप का किट खरीद रहा है, बच्चा कोई टॉय की डिमांड कर रहा है, हस्बैंड जो है वो कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है, रोमांटिक स्टफ लेकर आ रहे हैं हस्बैंड वाइफ अपने लिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, हज़ारों चीज़ों में लोग खर्चा करते हैं। तो उसका मतलब हस्बैंड ये थोड़ी ना कि हर जगह काम करते चले जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सर्कुलर फ्लो होता है प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर का, वो कुछ ऐसा होता है कि जैसे सबसे पहले हुई प्रोडक्शन, लोगों को मिलेगी, जिन्होंने गुड्स सर्विस प्रोड्यूस करा है, इनकम, वो करेंगे अपना दुकानों पे जाकर खर्चा, और जब वो खर्चा करेंगे तो जो गुड्स के ऊपर खर्चा होता है वो फैक्ट्री तक, प्रोडक्शन यूनिट तक, यानी कि प्रोडक्शन यूनिट तक दोबारा पहुंच जाता है वो उनके पास, और ये लूप चलता रहता है। यही तो होता है जब इसमें से कोई भी एक चीज़ को अगर मैं काट दूँ ना, यही बस शेप ले लेता है, जिससे 1929 से 33 में ग्रेट डिप्रेशन की शेप ली थी, 2007-8 से फाइनेंशियल क्राइसिस की शेप ली थी। कोई ना कोई इकॉनमी के अंदर चीज़ें जो होती हैं वो मिसिंग हो जाती हैं, ठीक है। अब ये इसका मतलब 3 मुख्य भूमिकाएं होती हैं एक कंट्री की इकॉनमी को लगातार चलाने में। मतलब ये पहिया चलता रहना चाहिए, ये पहिया अगर रुक गया तो देश की इकॉनमिक ग्रोथ यानी कि GDP, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं, वो रुक जाएगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या होता है, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, अब वो थ्योरेटिकल होते हैं, वो थ्योरीज देते हैं कि इकॉनमी एक्चुअल में कैसे वर्क करती है, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, थ्योरीज क्या होती हैं। तो उन्होंने 3 मेथड बना रखे हैं, और ये आपको पता है ना, जैसे कहा जाता है कि हम सब भगवान विष्णु के सपने में हैं, ये दुनिया सिर्फ एक भ्रम है, इसी प्रकार से ये पूरी बुक, पूरा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट एक भ्रम है। हम सिर्फ जो जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, GM केन्स की बुक है, उसका एक किरदार निभा रहे हैं, बस छोटा सा। ये उसी के बुक के चैप्टर है एक प्रकार से, याद है मैंने बताया था जब इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई थी। तो वी कैन लुक एट नेशनल इनकम एज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नंबर 1 मेथड, एज फ्लो ऑफ इनकम नंबर 2 मेथड, एंड एज फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर नंबर 3 मेथड, ठीक है। अब करते हैं बात मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। जो मेथड्स हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के, वो 3 डिफरेंट फेजेस से इवॉल्व होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं इन सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। और ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये रहे मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। 3 मेथड होते हैं। एक होता है वैल्यू एडेड मेथड। नेट वैल्यू कितनी ऐड करी गई है सारे के सारे देश में, जितनी फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, दुकानें, जो भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स थी, उनकी मेजर करी जाती है इस मेथड में। इनकम मेथड, सम ऑफ फैक्टर इनकम्स, पूरे देश में हर एक लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज को कितना रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मिला है, इसको ऐड कर दो तो इनकम मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड क्या, सम ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इज मेजर्ड हियर। फाइनल एक्सपेंडिचर यानी कि जो हाउस होल्ड जो अपना खर्चा करते हैं। वेरी गुड, सही बोल रहा हूँ मैं।
वैल्यू एडेड मेथड, इसको पहले प्रोडक्शन मेथड बोला जाता था, अब इकोनॉमिस्ट इसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, क्योंकि हर एक स्टेज पर जब भी कोई गुड प्रोड्यूस होता है तो वो वैल्यू ऐड करता है, यानी कि वो एक उम्मीद प्रोड्यूस कर रहा है कि एक मतलब ये किसी कस्टमर के पास जाएगा, कस्टमर से पैसा आएगा, पैसा दुकानदार के पास जाएगा, फैक्ट्री में वो डिमांड पहुंचेगी और एक साइकिल फिर से चलेगी। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। सिंस द अबव थ्री मेथड्स आर ओनली डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ द सेम फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि बात तो इकोनॉमी में हमेशा नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की होती है, बस हम उसको तीन नज़रियों से देख रहे हैं, ठीक है। टोटल्स फ्रॉम ईच मेथड शुड देयरफॉर बी इक्वल टू ईच अदर, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि इससे कैलकुलेट करोगे तो नेशनल इनकम अलग निकलेगी, इससे करोगे तो अलग निकलनी चाहिए, इससे करोगे तो अलग निकलनी चाहिए, ऐसा नहीं। फिर इसका मतलब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में कोई गलती करी है पर्सन ने। नेशनल इनकम का फंडा ये ऐसा होता है कि वैल्यू एडेड मेथड से अगर कोई पर्सन कैलकुलेट कर रहा है, इनकम मेथड से अगर कोई पर्सन इनकम मेथड से कोई कैलकुलेट कर रहा है और एक्सपेंडिचर मेथड से कोई कैलकुलेट कर रहा है, यानी कि नेशनल इनकम अगर यहाँ पर निकल कर आई 10 रुपये, इस स्टेज में भी 10 रुपये निकल कर आनी चाहिए, इस स्टेज में भी 10 रुपये निकल कर आनी चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, नेशनल इनकम तो उतनी है ना, फिर बंदा तो वही करेगा। जैसे याद है एक लूप होल हमने पढ़ा था ऊपर, एक कमी कि करंट प्राइसेस पर कैलकुलेट करने की वजह से लगता है ऐसा लोग देश में तो खर्चे बढ़ गए होते हैं, लेकिन नेशनल इनकम बूस्ट होती हुई दिख रही होती है। फिर तो सारे इकोनॉमिस्ट दुनिया के सामने एक मेथड को चुन लेके किससे तो नेशनल इनकम बढ़ चढ़ कर निकलती है, जितनी एक्चुअल होती भी नहीं है। तो आप ये समझ जाना, ये तीन सिर्फ नज़रिए हैं देखने के नेशनल इनकम को, लेकिन तीनों से नेशनल इनकम सेम ही निकलेगी। ये स्टेटमेंट बन सकती है प्रीलिम्स के अंदर 4 लाइनों की कि वैल्यू एडेड मेथड ये होता है, इनकम मेथड ये होता है, एक्सपेंडिचर मेथड ये होता है। चौथी लाइन वो आपको ये दे देंगे प्रीलिम्स के अंदर, और ये यूपीएससी में भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यूपीएससी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट के बच्चे गधे होते हैं, वो कोर कंसेप्ट पढ़ के ही नहीं आते, वो श्रीराम के नोट्स उठा लेंगे, शंकर IAS की बुक आज तक पढ़ रहे हैं। तो यूपीएससी को पता है बच्चे गधे और फ़ायदा उठाओ, इनका प्रीलिम्स वैसे भी नहीं होना 4-4 5-5 अटेम्प्ट तक, तो उनको पता है वो आज तक यही ट्रेडिशनल चीज़ें पूछ रहे हैं, और जबकि हमारे लिए कितनी आसान हुआ करेंगी ये, ठीक है। तो गधे इसलिए क्योंकि गधा हमेशा कभी भी मेहनत नहीं करना चाहता, बात ये है। गधा अब हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, गधे को जो बोल दो वो करने को तैयार हो जाता है। गधा कभी अपना दिमाग नहीं लगाता, इसलिए मैं गधा बोल रहा हूँ, ठीक है। घोड़ा होता है फुर्तीला, घोड़े को अगर खुंदक आएगी घोड़ा उठाकर भी पटक देता है, 2 टंगों पे खड़ा हो जाएगा जैसे बाइक पे व्हीली लगती है और उठा के पटक देगा। और तशरीफ के बल अगर जो गिरोगे तो हंसी भी आएगी, रोना भी आएगा। गुड्स और सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तीनों मेथड से सेम नेशनल इनकम निकलनी चाहिए। तो हम लोग एक एक मेथड को देखते हैं। हर एक मेथड के अंदर हम लोग सबसे पहले एस्टीमेट लगाते हैं डोमेस्टिक इनकम का, डोमेस्टिक इनकम से फिर हम नेशनल इनकम तक जाते हैं, सिर्फ एक कंपोनेंट को ऐड करके नफिया। तो आप ये बुक देख रहे हो, बहुत अच्छे से आपकी मेहनत करवाते थे, 100 200 बार एक बात को रिपीट कर, है ना। देखो वैल्यू एडेड मेथड समझते हैं इसको। वैल्यू एडेड या जिसको प्रोडक्ट मेथड भी कहा जाता है या प्रोडक्शन मेथड भी कह लो, इसके पूरा का पूरा हम लोग मेथड जानते हैं, स्टेप्स जानते हैं, प्रिकॉशन जानते हैं। यानी कि हम एक फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, IAS हैं, हम देश में पूरे के पूरे बजट, एक साल का पूरा नेशनल इनकम का प्लान, इकोनॉमिक सर्वे, सब कुछ मतलब तिकड़म मिलाकर हम सारे के सारे जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वगैरह पूरी टीम के साथ हम लोग बैठे हुए हैं और हम कोई ना कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहे हैं, और हमें बोला गया वैल्यू एडेड मेथड का यूज़ करो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो चलो बिल्कुल आप सीख जाओगे कि बेसिक से जीरो से हीरो बन जाओगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले मेथड, फिर स्टेप्स देखेंगे, फिर प्रिकॉशंस देखेंगे, किन बातों का ध्यान रखना होता है जब इस मेथड से हमको कैलकुलेट करें। और तीनों मेथड, चाहे वैल्यू एडेड हो, इनकम हो, एक्सपेंडिचर हो, हम तीनों में ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, मेथड, स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस। तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड कह लो, इसके इंट्रोडक्शन की। इस मेथड के अंदर क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम सबसे पहले कैलकुलेट करी जाती है। कैसे, नाम से लग रहा है वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड, यानी कि प्रोडक्शन में हर एक गुड जो सर्विस प्रोड्यूस है उसको ऐड करते चलेंगे हर एक लेयर पे। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, इसको ऐड करा जाता है, टोटल करा जाता है। देखो टोटलिंग करी जाती है इसकी, सारे के सारे जितनी भी फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रीज़ वगैरह ने जितना प्रोड्यूस करा है एक साल के अंदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, NDP एट FC डोमेस्टिक इनकम निकल कर आ जाएगी। इसमें बस हमें कुछ नहीं करना होता, हमें नफिया ऐड कर देना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और सुबह मैंने क्लियर करा था उसको, फ्रॉम और टू की बात, ये ध्यान रखना है सबको, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि लोग इतना डीप में पढ़कर नहीं जाते,
वो सोचते हैं 10-10 पेज के नेशनल इनकम के नोट्स मिल जाए उससे काम हो जाएगा। शब्द इंपॉर्टेंट, हर सब्जेक्ट के शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें मिल जाएगा NDP@FC से NNP@FC, नेशनल इनकम निकालनी होती है। नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम थोड़ी ना निकालनी है। एक फैक्ट आपको राइटर बता रहा है, माइंड इन वैल्यू एडेड मेथड नेशनल इनकम को हम लोग मेजर करते हैं एट द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फैक्ट्री में जब भी कोई चीज़ किसी इंडस्ट्री में कोई भी गाड़ी प्रोड्यूस हो रही है, चिप्स का पैकेट प्रोड्यूस हो रहा है, बिस्किट प्रोड्यूस हो रहा है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, कॉन्डम, कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, वैल्यू ऐड होनी चाहिए, वैल्यू ऐड होनी चाहिए। यानी कि गुड और सर्विस के प्रोड्यूस होने से पक्का इनकम ज़रूर बन रही है, इतना समझ में आता है क्लियरली। वैल्यू एडेड मेथड मेजर करता है कि हर एक फैक्ट्री, इंडस्ट्री, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट वगैरह या घर पे जो सिलाई बुनाई कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उनका एक एक का कंट्रीब्यूशन कितना है। यानी कि यूपी में मान लो फॉर एग्जांपल 5 फैक्ट्रियां हैं, दिल्ली में 5 हैं, MP में 5 हैं, यानी कि 15 प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को अगर हम कैलकुलेट करते हैं कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमें नेशनल इनकम का एक ओवरव्यू दे देंगे। लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है? हाँ, ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं और हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि डबल काउंटिंग जो है वो ना हो, है ना, ये हमने पढ़ा था इसको। और वो कह रहा है प्रीवियस सेक्शन के अंदर आप ये वाली बात तो पढ़ चुके हो कि आपको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैसे मिलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट से। सिंपली पुट इट इज़ डिराइव्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्सेस से आपको मिल जाएगा। कैसे? यानी कि मुझे निकालना है NVA@FC, कैसे निकलेगा ये? ग्रॉस आउटपुट यानी कि GVA@MP दे रखा होगा, ग्रॉस आउटपुट वाला GVA@MP लिख देता हूँ मैं आपके लिए, GVA@MP। इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करो, डेप्रीसिएशन को माइनस करो और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करो, आपको मिल जाएगा ये वाली चीज़। ठीक है, ऊपर ये हम पढ़ चुके हैं सुबह। सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है इसका? अगर आपसे कोई पूछे कि इस मेथड को कैलकुलेट करने से फ़ायदा क्या होता है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। किसी भी बाजार के मटेरियल में शायद से ही ये गिवन हो, शायद से ही ये गिवन, और तीनों मेथड का गिवन है। मतलब जो हम ये प्रोसीजर पढ़ रहे हैं ना, पहले हमने जैसे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब हम इसके स्टेप्स पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले सिग्निफिकेंस बता रहा है, फिर प्रिकॉशंस बताएगा कि क्या क्या लेने हैं, क्या क्या गलतियाँ अवॉइड करनी है, प्रिकॉशंस, आइटम्स टू बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड। ठीक है, ये सारे मेथड में यहाँ पर होगा, तो आप चैम्पियन बन जाओगे। सबसे पहले लेकिन बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, क्या महत्वता है अगर हम लोग नेशनल इनकम इस मेथड से कैलकुलेट करें, क्या इंपॉर्टेंस है भाई। हर इकोनॉमिक्स, हर जो इकोनॉमिस्ट है वो समझाता होगा ना कि इससे निकाल लो, उस वाले मेथड से निकाल लो, उस वाले मेथड से निकाल लो। तो जो इसके सपोर्टर हैं वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड की सिग्निफिकेंस ये है कि इससे डबल काउंटिंग अवॉइड हो जाती है जब फाइनल गुड प्रोड्यूस होता है। वन फाइनल प्रोडक्ट और आउटपुट मेथड इज यूज, इससे डबल काउंटिंग की समस्या दूर जाती है। बात यही है, फाइनल प्रोडक्ट या फिर आउटपुट मेथड कह लो, प्रोडक्शन मेथड कह लो, वैल्यू एडेड मेथड कह लो, एक ही बात है। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा नीचे देखो, वैल्यू एडेड मेथड मेजर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट, और यहाँ पर हम लोग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को, यानी कि कितनी वैल्यू ऐड करी गई हर एक फैक्ट्री, इंडस्ट्री यानी कि प्रोड्यूसिंग यूनिट के द्वारा जो देश में लोकेटेड थी। ठीक है, अब स्टेप्स क्या होते हैं इसके? फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। अगर हम इस मेथड से करें, नंबर 1 करना क्या है, देखो ध्यान से समझो, हमें करना क्या है। वो ऊपर से तो बता के अब डिटेल में सीखते हैं हम करना क्या है। मेरे सामने कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, अंडमान निकोबार, हमारा जो भी 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया है, ये सारी चीज़ें फ्री ट्रेड एरियाज़, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की सारी चीज़ें जहाँ जहाँ से इनकम मेरे पास आ सकती है, मैंने एक क्रिस्टल क्लियर डेटा अपने सामने रखा। ठीक है, मेरी पूरी टीम बैठी हुई है। हम लोग क्या करेंगे, हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है सारी की सारी छोटी से छोटी फैक्ट्री, दुकानें, इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी टाटा, अंबानी, बिरला से लेकर छोटे छोटे घरों में जो झाड़ू वगैरह सब कुछ बन रही है, सारे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स जो कि हमारे देश के अंदर लोकेटेड हैं। फिर हमें उनको लेना है जो भी वो गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं सर, गुड नहीं बना रहे, सर्विस भी बना रहे हैं। ठीक है,
हमें फिर उनको 3 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर क्लासीफाई कर देना होता है उठाकर। इसके लिए ठीक है, मैंने 3 बंदे रखे हुए, मान लो राम, श्याम और घनश्याम। राम सारी इंडस्ट्रीज़ को डालेगा प्राइमरी सेक्टर के अंदर, देखिएगा कौन कौन सी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। श्याम डालेगा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर और घनश्याम डालेगा टर्शरी सेक्टर के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ द एक्टिविटी। सिमिलैरिटी ऑफ एक्टिविटीज़ मतलब प्राइमरी सेक्टर में राम वो इंडस्ट्रीज़ डालेगा जो गुड्स प्रोड्यूस करती है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती है, यानी कि वो इंडस्ट्री, वो बिजनेस जो फिशिंग के अंदर वो इन्वॉल्व है, माइनिंग, लॉगिंग, इन सब। जो श्याम है वो सेकेंडरी सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट बनाने में लगा हुआ है, यानी कि वो इंडस्ट्री जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, कैसे रॉ मटेरियल को, एक टाइप की कमोडिटी को ट्रांसफॉर्म करके इनटू अनदर टाइप ऑफ कमोडिटी, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ का जनरेट हो रही है। और जो घनश्याम है वो टर्शरी सेक्टर को देखेगा कि देश में कौन कौन सी ऐसी सेक्टर्स हैं जो कि सर्विसेज दे रहे हैं, लाइक एजुकेशनल, ट्रू IAS, ट्रेडिंग अनलिमिटेड, मेडिकल, बैंकिंग एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप ये हो गया क्लासिफिकेशन, अब हमने कर ली। ठीक है, तो राम को मैंने पूछा लिस्ट रेडी है, श्याम को पूछा, घनश्याम को पूछा, तो मैंने बोला हाँ जी लिस्ट रेडी है। हमने तीनों बहुत बारीकी से सारी की सारी देश की प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को 3 कैटेगरी में हमने बांट दिया सर जी। एक जहाँ जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है, एक जो सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है, और एक जो टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है। तो फिर हम एस्टिमेट करते हैं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो राम, श्याम और घनश्याम ने पूछा सर ये कैसे निकालेंगे, लिस्ट तो रेडी कर दी है। तो मैंने बोला मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे करना है। तुम्हें तुमने जो जो एक एक सेक्टर के अंदर जो प्रोड्यूसिंग यूनिट डाली है ना, उसमें से तुम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो वैल्यू ऑफ आउटपुट से। यानी कि जब भी एक गुड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें से डेप्रिसिएशन की कॉस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की कॉस्ट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की कॉस्ट को हटा दो, तो तुम लोगों को NV8 FC मिल जाएगा। तो मैंने उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया और मैंने उनको बोला अब इस लिस्ट में ये वाली चीज़ मुझे करके दो। वो आ गए मेरे पास 1 हफ्ते बाद। अब तीसरा स्टेप, मैंने उनको बोला एस्टिमेट करते हैं अब हम लोग नेट वैल्यू एडेड हर एक इंडस्ट्रियल सेक्टर की। अब हम लोग ये तीनों की तीनों लिस्ट को कंबाइन कर देते हैं और सबकी देखते हैं। राम तुम बताओ कितना नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट तुमने बनाया, श्याम तुम बताओ, घनश्याम तुम बताओ, यानी कि प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी सारे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इसके अंदर आ जाएंगे, हर एक इंडस्ट्रियल सेक्टर इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तीनों लिस्ट कंबाइन कर दी। और अब मैंने बोला एक सिंगल लिस्ट तुम में से कोई एक जन मुझे बनाकर अच्छी सी PDF बनाकर मुझे दो और मेरे टेबल तक कल सुबह पहुँचाओ। आ गई। अब मेरे पास क्या आ गया, देश में सभी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ने जितना एक साल के अंदर गुड्स और सर्विसेज पैदा करी, प्रोड्यूस करी, और वो फाइनल है। फाइनल इसलिए क्योंकि डबल काउंटिंग उसके अंदर ऐड नहीं हो रहा। तो मैंने उनको बोला आओ बैठो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। ये जो अलग अलग लिस्ट से कंबाइन लिस्ट जो निकल कर आई और हमारे पास NV8 FC निकल कर आ गया कॉमन। अब ये जो तुम मेरे पास लेकर आए हो PDF, तुम्हें पता है ये क्या है? ये डोमेस्टिक इनकम निकली है। तो वो बोलेंगे दीपांग सर आप तो कह रहे थे कि नेशनल इनकम निकालनी है। तो मैं बोलूँगा भौंकना बंद कर, पहले मेरी बात सुन। NDP@FC FC कहते हैं इसे। ये कैसे निकला? सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के हमने NVA@FC को यानी कि नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट को इंक्लूड करा, तो हमें डोमेस्टिक इनकम प्राप्त हो गई। तो उतने बीच में राम बोल पड़ा कि सर मुझे पता है नेशनल इनकम में क्या करना है, बाहर से आई हुई इनकम जो अब्रॉड से हमारे देश में आ रही है उसको इंक्लूड करेंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी। तो मैंने बोला वेरी गुड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हमने डोमेस्टिक इनकम में ऐड करा, हमारे पास NNP@FC आ जाता है। तो शॉर्ट में अगर इन पांचों पॉइंट्स को कहें, अगर हम ऐड कर देते हैं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, सारे के सारे प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस फैक्ट्री इंडस्ट्री का देश में लोकेट होने वाली एक साल के अंदर उन्होंने कितना फाइनल गुड्स और कितने फाइनल सर्विसेज बनाए हैं, पैदा हुए हैं, हमें सबसे पहले प्राप्त होता है डोमेस्टिक इनकम। जब हम इसके अंदर नफिया के कंसेप्ट को इंक्लूड कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम, तो हमें मिलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट विच इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम।
तो वो बोलेंगे सर दिया है लिस्ट प्रधानमंत्री जी को। मैं कहूँगा बावली पूछ, पहले एक बारी इसको हमें रिवाइज़ करना होगा, गो थ्रू करना होगा। अब तुम्हारी तशरीफ़ मारूंगा मैं, अब मैं ये देखूंगा कि प्रिकॉशंस तुमने जो आइटम्स जो तुमने बोला था कि मुझे लिस्ट बनाना आती है वो आती है, तो जो बातों मैंने कहा था कि ये चीज़ इंक्लूड मत करना वो मत करना, तो ये तो नहीं करती तुमने, और जिसने जितनी गलती करी होगी उसकी उतनी बार मारी जाएगी तशरीफ। तो प्रिकॉशंस, आइटम्स टू बी इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड। जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को बाय वैल्यू एडेड मेथड, अब किसको इंक्लूड करना है वो देख लो। प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो बन सकता है, नंबर 1, जितने हर किसी के पास इस देश में जितने सबके घर हैं उससे जो रेंट आ रहा है ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस को, वो इंक्लूड होगा। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन और फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है जिसको बंदा खुद कंज्यूम कर रहा है देश के अंदर, या सरकार उसको फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, आप एनजीओ चला रहे हो आप भी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, भाई वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे खुद खा लो चाहे डिस्ट्रीब्यूट कर लो। खुद खा लो मतलब पैसा खरीद कर लेकर आए हो, या फिर फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करो, वो प्रोड्यूस तो हुआ है ना, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसका मतलब क्या, देश में प्रोडक्शन तो हुई है, इसको भी इंक्लूड करा जाएगा। तीसरा, वैल्यू ऑफ ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट्स बाय एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड, यानी कि वो फिक्स एसेट्स जो कि खरीद रखे हैं, कैपिटल गुड्स वगैरह, फिक्स एसेट, बिल्डिंग वगैरह, कोई बड़ी बड़ी मशीन, ट्रैक्टर, ट्रॉलर्स वगैरह, या किसी फैक्ट्री ने, अंबानी वगैरह किसी ने, सरकार ने, हाउस होल्ड्स ने। अब ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट, ओनली वैल्यू एडेड, सिर्फ जो वैल्यू ऐड हुई है वो, ना कि नॉट वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट शुड बी इंक्लूडेड। जो वैल्यू ऐड हुई है उसको हम करेंगे इंक्लूड, ना कि वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। इसका मतलब ये होता है कि एक एक्स्ट्रा गुड अगर प्रोड्यूस हो रहा है ना तो उसकी वैल्यू इंक्लूड होगी, दोबारा वो पूरा का पूरा उसके अंदर रॉ मटेरियल कितना गया है और फिनिश प्रोडक्ट कितना निकल कर आया वो नहीं। तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, एनी काइंड ऑफ डबल काउंटिंग शुड बी अवॉइडेड, यानी कि रॉ मटेरियल को इंक्लूड मत करो, फिनिश प्रोडक्ट को इंक्लूड करो। इसको कहते हैं वैल्यू एडेड, ना कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा। वैल्यू जो ऐड हुई है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या मतलब, आप तो फिर ये वो याद है वो एग्जांपल, बटर, चीनी, घी वगैरह और एक पार्ले जी का बिस्किट, तो आप चाहे वैसे आप पार्ले जी के बिस्किट को कैलकुलेट कर लो तो उसके अंदर तो वो सब चीज़ें इंक्लूड हो गई ना ऑलरेडी। और लास्ट चीज़, इट डज नॉट इंक्लूड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, क्योंकि आप ये सोचो कि अगर आपने आज एक गाड़ी खरीदी सेंट्रो और फिर वो आप किसी को बेच रहे हो, जो बंदा लेकर आया है, आप कहो ये एक नए साल में इसने गाड़ी खरीदी, 2023 में गाड़ी खरीदी इसने, भले ही किसी से ली और सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी है, हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे नहीं। जिस दिन वो सेंट्रो फैक्ट्री से निकली थी, फिर आगे चलकर चाहे वो सेकंड हैंड बनती चली जा रही है, थर्ड हैंड बनती चली जा रही है, 50th हैंड बनती चली जा रही है, यानी कि सेंट्रो को आगे पास करते करते 50 लोगों ने खरीद बेच लिया उसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन सेंट्रो शोरूम से निकली थी वो इंक्लूड हो चुकी थी नेशनल इनकम में। सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं करी जाती, बिकॉज ये फ्रेश प्रोडक्शन थोड़ी ना, फ्रेश एक्टिविटी थोड़ी ना है। लेकिन जो भी ये सेकेंड हैंड गाड़ियों की सेल करवाने के लिए OLX वगैरह जो भी हैं, जो भी वो ब्रोकरेज या कमीशन जो जनरेट करेंगे, ठीक है, वो फ्रेश प्रोडक्शन एक्टिविटी है, वो इंक्लूड करा जाएगा, क्योंकि ये फ्रेश एक्टिविटी है। यानी कि किसी भी महीने या किसी भी साल वो जब सेंट्रो एक हाथ से दूसरे हाथ, तीसरे हाथ से 40वें हाथ से 45वें हाथ में जब वो गई, तो हर बार कोई ना कोई जो कमीशन, ब्रोकरेज, OLX वाले या जो भी ये साइट्स होती हैं, कहीं पर भी ये कुछ हो रहा है तो ये चीज़ होती है कैलकुलेट, क्योंकि इनकम बनी है इससे। इस स्टेज में, ऊपर वाली स्टेज में इनकम थोड़ी ना बनी है, नीचे वाली में बनी है इनकम। सिंस नेशनल इनकम जो है वो रिफ्लेक्ट करता है करंट अचीवमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी एक फाइनेंशियल ईयर में, तो कौन कौन से आइटम्स की वैल्यू अब हम एक्सक्लूड करते हैं उसको देख लो। ऊपर हमने इंक्लूड की बात करी, और इंक्लूड में भी हमने कुछ बात करी कि इंक्लूड में भी ये ध्यान रखना कि क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड हो जाती हैं। जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट को नहीं लेते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स को नहीं लेते हैं, लेकिन वैल्यू एडेड को ले लेते हैं और कमीशन को ले लेते हैं और ब्रोकरेज को ले लेते हैं, एक ही बात है। अब एक्सक्लूड क्या होता है क्रिस्टल क्लियर तरीके से कि इसको बिल्कुल भी नहीं देखना है। नंबर 1, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, वही वाली बात है जिसको ऊपर हमें डिस्कस कर लिया था, लेकिन ये मेरे को बुक बहुत प्यारी लगती है, अलग से पूरा पॉइंट समझाता है, जैसे ये बोल चुका है ऊपर ये वाली बात, लेकिन इसको ये हमें बताना था ऊपर वाले पॉइंट में कि ब्रोकरेज और कमीशन इंक्लूड होता है,
तो उसने पहले ही बताया कि सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स की जो ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर उससे कमीशन, जो भी दलाल होगा जो दल्लापन करके इनकम जनरेट करेगा, ब्रोकर वगैरह, उसका वो चीज़ मतलब दल्लेपन से आई हुई कमाई इंक्लूड होगी। लेकिन यहाँ पर वो क्रिस्टल क्लियर बोल रहा है कि दल्लापन को साइड हटाओ, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज जो है वो इंक्लूड नहीं होगी। क्यों? अब इसको समझते हैं डिटेल में। दे आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ करेंट ईयर। आज की दिन तो नहीं बनी है सेंट्रो, इस साल तो नहीं बनी है। मोर ओवर एक बात और है, इनकी जो वैल्यू है, जिस साल ये सेंट्रो निकली थी शोरूम से, उस साल उस नेशनल इनकम में कैलकुलेट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अब देखो वो उल्टा करके बता रहा है। पहले उसने ऊपर वो वाली बात बताई थी पैराग्राफ में, इफ ट्रांजैक्शन हैज बीन मेड थ्रू अ ब्रोकर, अगर ट्रांजैक्शन प्राइवेट कर लिए तो नहीं, क्या आप हाथ में मतलब मेरे घर आए, आप मेरे पड़ोसी हो, मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, मैं आपका टीचर हूँ, मैंने आपसे गाड़ी खरीद ली, वो खरीद ली, कोई लेन देन हो गई हमारे बीच में, तब नहीं तो वो प्राइवेट काम है। लेकिन बीच में अगर कोई दल्ला है, ब्रोकर है, उसको जो कमीशन और ब्रोकरेज मिल रहा है, ठीक है, दलाली मिल रही है, इट शुड बी इंक्लूडेड बिकॉज उसने अपनी एक दलाली दी है, प्रोडक्टिव सर्विस दी है, दल्लापन दिखाया उसने, ठीक है। दूसरा, सेल ऑफ बॉन्ड और शेयर बाया कंपनी, एक कंपनी कोई भी बॉन्ड और शेयर खरीद रही है, दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता गुड्स और सर्विसेज में। ये वही वाले शेयर है, शेयर मार्केट वाले शेयर, ठीक है। अगेन, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये याद रखना, लेकिन सेल एंड शेयर्स बाय अ कंपनी बोला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगेन, अब आप कहोगे ये क्यों नहीं इंक्लूड होता, तो दोस्तों वेट करो, आप कहोगे मैं तो स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपए कमाता हूँ, फिर ये क्यों नहीं इंक्लूड होता, हम तो बहुत ट्रेडिंग करते हैं और ये करते हैं। अभी हम वैल्यू एडेड मेथड पढ़ रहे हैं, इनकम मेथड में आने तो तो जो चीज़ यहाँ पर एक्सक्लूड हो रही है, क्या पता यहाँ पर इंक्लूड देखने को मिल जाए। इसलिए तो दिमाग में शंका मत लाना बे आपने कभी भी, मुझे पता लग गया था, अमित और मयूर उदास हो गए होंगे इस बात से कि हम क्या कुछ भी नहीं कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं नेशनल इनकम के अंदर। वैल्यू एडेड, हाँ, वैल्यू एडेड मेथड के नज़रिए से कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे तुम, लेकिन इनकम मेथड के नज़रिए से क्या पता कर जाओ। देखते हैं अभी इसको आगे चलते। अगेन, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय हाउस वाइफ, बीवियाँ कितना भी काम कर लें, कुछ भी कर लें, अंकिता कितना भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ले, ठीक है, हस्बैंड के साथ पैर दबा ले, सेवा कर ले, किस्सी दे ले उसको, लेकिन ये सब सेल्फ कंजम्पशन है भाई, ठीक है। वो ये बोलेगा मैं तुमसे प्यार करता तो हूँ, तुम जो बोलोगी मैं लाकर दे तो दूंगा। हाउस वाइफ सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, और इसके ऊपर भी एक वर्ल्ड में डिबेट चल रही है जो कि हमारे PSIR का पार्ट है। अब यकीन नहीं मानोगे, मैं सच बोल रहा हूँ, PSIR का पार्ट है। GS पेपर हमने सोसाइटी का पार्ट तो है ही, एथिक्स का पार्ट तो है ही, ऐसे राइटिंग का पार्ट तो है ही। दो चीज़ों के ऊपर दुनिया में बहुत डिबेट चल रही है, और इंडिया पहले से ही, इंडिया वैसे बाद में डिबेटों में शामिल होता है, पहले से ही शामिल हो गया है। एक तो मेंस्ट्रुअल लीव का कंसेप्ट, पीरियड्स लीव जिसको कहा जा रहा है, और दूसरा कि हाउसवाइफ इतना कंट्रीब्यूट करती है, इनको अगर पैसा मिलने लगे तो क्या सोने पे सुहागा वाली बात हो जाए। क्योंकि जितना मतलब ऐसा माना जाता है कि इनको पैसा पता है क्यों मिलना चाहिए, जितना काम ये घर में कर रही है उतना ही काम अगर ये किसी के घर में जाकर कर रही होती है भाई बनकर, तो ये तो 18-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये ला रही होती दिल्ली जैसे शहर में। तो दीज आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट देयर मार्केट वैल्यू। पति की जेब से अंकिता ने मार लिए 3-4 हज़ार रुपये, अब ये कोई उसकी इनकम थोड़ी ना हो गई है, वो तो उसके मौके के ऊपर है ना, कि अंकिता कितने ज़्यादा पैसे निकाल सकती है। इनकम ऑफ अ स्मगलर, ठीक है, ये एक इलीगल एक्टिविटी है, और इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक स्मगलिंग, गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है, ये सारी की सारी नेशनल इनकम से इंक्लूड होती है। कि अगर आप मतलब मान लो कि गुंडागर्दी करके और आप पता चला चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर रहे हो, ठीक है, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हो, तो ये सब एक्टिविटीज़ इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, समराइज़ करते हैं इसको। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या, जो हम बोले जा रहे हैं बार बार, सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है। स्टॉक में बता चुका हूँ, स्टॉक और फ्लो का कंसेप्ट उसी से रिलेटेड है ये। सेल्स एक साल में कितनी हुई है और चेंज क्या हुआ है स्टॉक के अंदर, यानी कि प्रोडक्शन यूनिट के अंदर कितना माल पड़ा हुआ है। आउटपुट इज़ ऑलवेज एट मार्केट प्राइस, आउटपुट हमेशा मार्केट प्राइस पे ही होती है। मैंने एक चीज़ सुबह समझाई थी ना, जब तक कोई चीज़ बोलना रखी हो तो मार्केट प्राइस पे ही माना करो उसे, है ना। जैसे GDP, सिर्फ GDP दे रखा है, कोई भी टर्म दे रखा है, मार्केट प्राइस ही माना करो। और आउटपुट इसका मतलब इम्प्लाइज करता है कि हमेशा उसके अंदर ग्रॉस है, और ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूडेड है। तो वैल्यू कैसे निकलेगी, वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट
गुड्स, तो उससे हमें निकलेगा ग्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि हमारे पास आ जाएगा GV@MP, लेकिन अभी भी MP पर है। डेप्रिसिएशन इस पर हटा दो, ठीक है, तो हमारे पास निकल कर आएगा NV@MP था, GV@MP माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, FC बन जाएगा। और NV@MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस कर दो, ये सारे के सारे फैक्टर्स इनकम की सम है। लेकिन इसको नहीं देखना आपको सिर्फ थ्योरी को याद रखना है, ये नहीं कि बार बार इसको देखते चल रहे हो, किसी काम का नहीं है। वैसे देख लो, नज़र मार लो, रट्टा मारने मत बैठना, समझने की ज़्यादा कोशिश करना। तो मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय अ प्रोडक्ट मेथड इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है, और यही मेथड उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब बात करते हैं डबल काउंटिंग। इसको हम वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन राइटर यहाँ पर फिर से समझा रहा है इस मेथड को देने के बाद। डबल काउंटिंग मीन्स काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेम प्रोडक्ट या फिर एक्सपेंडिचर मोर देन वंस, जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हो। ये कब होता है? जब हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है उसको काउंट कर लेते हैं विद वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है फाइनल गुड्स के अंदर, यानी कि वही बटर, मिल्क, शुगर, सॉल्ट, प्लास्टिक इज इक्वल टू ओरियो का एक 10 रुपये का, 12 रुपये का, 15 रुपये का जो भी बिस्किट का पैकेट है। अब ओरियो पैकेट के अंदर 15 रुपये के ओरियो के बिस्किट के अंदर ये सारी वैल्यू बटर, मिल्क, सॉल्ट, शुगर और प्लास्टिक की वैल्यू इंक्लूडेड है जब हम उसको घर लेकर आ रहे हैं। लेकिन बंदा सोचे मैं इसको भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैं इसको भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो देखने में ऐसा लगेगा कि देश में 2 ओरियो के बिस्किट के पैकेट क्रिएट हुए हैं, जबकि एक्चुअली में हुआ एक है। इसको डबल काउंटिंग कहते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आउटपुट मेथड, जो कि एक ऑल्टरनेटिव मेथड है टू द वैल्यू एडेड मेथड नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, यहाँ पर हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज की वैल्यू को लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जो कि सारे के सारे प्रोडक्शन यूनिट्स के द्वारा एक कंट्री में एक साल में काउंट हुई है। इन अदर वर्ड्स, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स जो कि फाइनल गुड्स की वैल्यू में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। एग्जांपल, जो पेपर यूज़ हुआ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स में, रॉ कॉटन जो कि कपड़ा बनाने में, गेहूँ जो ब्रेड बनाने में, इसको सेपरेटली हमें देखने की इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेड के पैकेट में जो मैं टी शर्ट, पैंट, चड्डी, जीन्स, बनियान सब लेकर आ रहा हूँ उसमें, और जो भी मैं लक्ष्मीकांत की बुक, नितिन सिंघानिया की बुक लेकर आ रहा हूँ उसमें पेपर की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर जब हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने लग जाते हैं, इसकी वैल्यू को निकालने लग जाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी कभी कभार क्या होता है सेपरेटली इंक्लूड हो जाती है, बिकॉज हर एक प्रोड्यूसर सेल को ऐसे ट्रीट करता है, कमोडिटी की सेल को, कि वो फाइनल प्रोडक्ट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि बेहतर वो इंटरमीडिएट हो या फाइनल हो। याद है मैंने बताया था ना, कुछ कुछ गुड्स मतलब वो इंटरमीडिएट के तौर पर भी यूज़ होते हैं। याद है हमने पढ़ा था, कंप्यूटर्स परचेज बाय, ये दूध परचेज बाय टी स्टॉलर पढ़ाए थे ना मैंने, याद है वो एग्जांपल्स। फॉर इंस्टेंस, हाँ, इन्वेस्टमेंट और उससे कि आप सेल्फ कंजम्पशन से कि इन्वेस्टमेंट से कर रहे हो। गाड़ी, अमित के केस में मैंने गाड़ी के एग्जांपल बताया था। अमित याद है कि चाचा के लिए और पापा के बिजनेस के लिए गाड़ियाँ खरीद रहे हो बड़ी सारी, है ना, 50 करोड़ रुपए। फॉर इंस्टेंस, वाइल टेकिंग वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, अगर हम साइकिल की वैल्यू को इंक्लूड कर रहे हैं, टायर्स की वैल्यू को इंक्लूड कर रहे हैं, ट्यूब, फ्रेम, साइकिल के अंदर घंटियाँ जो कि इंटरमीडिएट गुड्स हैं जो यूज़ हुई हैं साइकिल को बनाने में, वो भी ना चाहते हुए भी, इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है ना चाहते हुए भी वो इंक्लूड हो जाती है कभी कभार किसी प्रोड्यूसर के द्वारा। इस वे में हम ये कह सकते हैं कभी कभार कुछ आइटम एक से ज़्यादा बार काउंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि नेशनल प्रोडक्ट ओवर एस्टिमेट करके दिखाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड हो चुकी है। इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, विच मीन्स काउंटिंग द वैल्यू ऑफ सेम कमोडिटी एक से ज़्यादा बार, मोर देन वंस। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, 2 अप्रोचेस होती हैं, नेमली फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच और वैल्यू एडेड अप्रोच। या तो हम सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को देखें, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट को देखें, या फिर हम हर एक प्रोडक्शन यूनिट जो वैल्यू ऐड करता जा रहा है हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में, यानी कि एक ओरियो के बिस्किट का पैकेट एक्स्ट्रा, जैसे एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ इसको ऐड कर दो, 4 जीन्स बनी लिवाइस के द्वारा, इसको ऐड कर दो, 4 जो एक्स्ट्रा बनी उनको देखते हुए। तो या तो वैल्यू ऐड करो या फाइनल गुड्स, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब जैसे इसकी फ़ोटो मेरे को लगानी नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी लगाई है। जैसे अगर आप इसको देखो, कैलकुलेट NVA at FC फ्रॉम सेट 1
NV at MP फ्रॉम सेट 2 एंड GV at MP फ्रॉम सेट 3। सबसे पहले हमें निकालना है NV at FC। ये फिर प्रैक्टिस के लिए, आपको कोई ऐसा वो नहीं सोचना है, ठीक है। तो हम लोग NV at FC कैसे निकालते हैं? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? अच्छा, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? सर लोग क्लियर कर दो एक बारी, मुझे स्क्रीन दिख रही है उनको? ये देखो, नेट वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस डेप्रिसिएशन, है ना। अब आओ नीचे, ये सम देखो, NVA at FC निकालना हमें इस सेट से, सेट 1 से, सेट 1 की तरफ देखना है। तो हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलती है? सेल्स देख लो एक बारी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, $540। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस होगी, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल ऑफ फिक्स कैपिटल, और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस हो रहे हैं इसमें से। और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स, सेल्स टैक्स वगैरह, ये सब माइनस होंगे। तो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे आज के टाइम में क्या आता है, यहाँ पे सब्सिडी वैसे दे नहीं रखा है, आज के टाइम में वैसे क्या आ सकता है, ये अपना GST इनडायरेक्ट टैक्स है कि डायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट। तो आपको वैसे इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने लगा रखा है, एक बार देख लेना, नजरिया कुछ हो जाए तो। सम्स हमारे पर्सपेक्टिव से, UPSC के पर्सपेक्टिव से कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में कुछ काम नहीं आने वाले, वाहियात है ये। और ये वैसे भी ये सम बहुत पुराने दे रखे हैं, ठीक है, ये हमारे किसी काम की नहीं, वो तो बस मैंने वैसे ही लगा दी। क्योंकि आप ये देखो, ये चीज़ें CBSE बोर्ड 2011, 12, 13, 15, 16, 12, 13 इनकी है, 10 साल पुरानी चीज़ें, हमें देखने वाली बात नहीं। और वैसे भी ये किसी काम का नहीं है हमारे। यहाँ तक इसका मतलब हम लोगों ने एक मेथड ख़त्म कर लिया है। बहुत जल्दी नेशनल इनकम का चैप्टर थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा आपका। फिर हम इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे। अगले लेक्चर से शुरू करते हैं इनकम मेथड। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।